बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा और नवादा जिले का ही एक गांव लगता है पटवा सराय। दरअसल यहाँ से ही एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के झज्जर को फोन करता है। झज्जर में एक ईंट भट्टा होता है और ईंट भट्टे पर काम करने वाला राजकुमार होता है। राजकुमार को बताया जाता है कि एक सर्वे करने वाली टीम आई थी और वो टीम जो सर्वे कर रही होती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और साथ ही जॉब कार्ड के लिए सर्वे कर रही थी। मैंने तुम्हारा नाम लेकर के बता दिया कि वो तो बहुत दूर है, यानी कि 1188 किलोमीटर दूर रह करके वो वहां पर मजदूरी करता है। यदि तुम्हारा नाम भी इसमें शामिल हो जाए तो तुम्हें भी कुछ न कुछ पैसों का लाभ मिल जाएगा। राजकुमार ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अपनी पत्नी से कहा और पत्नी ने कहा कि अगर इस योजना का हमें लाभ लेना है तो हमें गांव जाना पड़ेगा, यानी कि 1188 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और उसके बाद सरकार के उन अधिकारियों से मिलना पड़ेगा अगर हमें लाभ मिलना है लेना है तो। पति पत्नी अपने एक बेटे और बेटी के साथ निकल जाते हैं उस योजना का लाभ लेने के लिए। अभी वो कुछ ही दूर निकले थे कि एक ऐसा हादसा हो जाता है। उस हादसे में एक दो नहीं बल्कि 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 23 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दरअसल ये क्या कहानी है, क्या यह हादसा है, क्या इस हादसे की गूंज फिर पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है। हर कोई इसी घटना के बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है क्योंकि ये घटना इतनी भयावह जो थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास की। दरअसल रात के 9:26 के आसपास का ये वक्त हो रहा था। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और लोगों की संख्या कुछ ऐसी थी जितने की रेलगाड़ी होती है। रेलगाड़ी से भी कहीं ज्यादा दूर तक लोगों के सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे। वहां पर जहां जहां तक कैमरे ने कैद किया वहां वहां तक लोगों के सिर्फ सर नजर आ रहे थे। ट्रेन वहां पर छोटी दिख रही थी, प्लेटफॉर्म भी वहां पर छोटे दिख रहे थे और भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। तभी लोग आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि 9:26 का आसपास का वक्त हो चुका है और राजधानी सतीदाह सेनानी जो गाड़ियां होती है वो 2 ही गाड़ियां वहां पर बची हुई थी। शनिवार का दिन होता है और कल अगर हम टाइम से वहां पर पहुंच जाएंगे तो दिन भर वहां रहेंगे, यानी कि प्रयागराज के महाकुंभ में वहां पर नहाएंगे और उसके बाद शाम को वापस चले आएंगे। और जैसे ही ये बात लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, इसी बीच में लोगों ने आपस में ही ये अंदाजा लगाया कि एक अनाउंसमेंट हुआ। दरअसल लोगों की जो संख्या थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे होती है और आवाज जो लगती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की होती है। 16 पर एक ट्रेन जो कि प्रयागराज पर जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। लोगों ने जब आपस में इस तरीके से चर्चा करनी शुरू की कि अरे हम खड़े तो 12 नंबर पर हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन आ रही है। अब लोगों ने यहाँ पर दौड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। सभी के मन में बस एक ही ख्याल था कि अगर जल्दी भागेंगे जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी ट्रेन की सीट हाथ लगेगी। इसलिए जो भी ये दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक जो सफर था वो आराम से कट जाएगा। मैं अगर पहले पहुंच जाता हूं तो कम से कम ये सीट या फिर 2 सीट तो मैं घेर ही लूंगा क्योंकि मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी उस पर आ जाए, उस ट्रेन में जा सके। अब यहाँ से जब लोगों ने दौड़ लगाना शुरू किया अपनी अपनी जगह से, कुछ लोगों ने सामान के साथ, कुछ लोगों ने बिना सामान के साथ, औरत हो, बच्चे हो, आदमी हो, ये सब वहां पर दौड़ने लगते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, हो सकता है कि ये इस प्लेटफॉर्म से प्रयागराज से जो जाने वाली ट्रेन है वो अंतिम ट्रेन हो और ये ट्रेन बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। ट्रेन छूट गई या फिर उसकी ट्रेन सीट जो छूट गई तो उसका सफर बेमजा हो जाएगा। इसलिए लोगों ने दौड़ना शुरू किया। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जब लोग जा रहे थे तो उसमें एक सीढ़ी पड़ती है, उस सीढ़ी पर उनको चढ़ना था और फिर उसी सीढ़ी से उतरना था। जब सीढ़ी से उतरने की बात आती है तो लोग जा रहे होते हैं तो किसी का पैर फिसल जाता है, किसी का एक का पैर फिसलता है, फिर दूसरे का फिसलता है, फिर तीसरे का फिसलता है, फिर चौथे का फिसलता है और देखते ही देखते सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू कर देते हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं दौड़ नहीं पाती, बच्चे दौड़ नहीं पाते, बड़े जो होते हैं वो ताकतवर जो थे, जवान जो थे, उन्होंने अपने आप को
अपनी ताकत का वहां पर सहारा लिया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ से लगभग आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट तक ये दृश्य यहाँ पर चल रहा होता है। यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला दिखाई देता है और ना ही कोई सीआरपीएफ वाला दिखाई दे रहा था, या फिर रेलवे की जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल निकाले और मोबाइल निकालने के बाद वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ लोग पहले से ही वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी एक साथ। और जब लोग वीडियो बना रहे होते हैं, साथ में कैमरे चल रहे होते हैं, लेकिन जो लोग दबे हुए थे वो और दब जाते हैं और जो भाग रहे होते हैं वो और तेज भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एक ही कोशिश थी कि जो प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन खड़ी हुई है, रेलगाड़ी जो खड़ी है, उसकी सीट पकड़नी है और किसी भी तकलीफ में पकड़नी है। दरअसल ऐसे ही 9:26 से ये जो कहानी होती है शुरू होती है और 10 बजे तक ये वाक्य ऐसे ही चलता रहता है। ये संगम बिहार दिल्ली के रहने वाली एक पिंकी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार के लगभग संख्या थी 12 या 13 के आसपास। ये लोग, इनकी किसी की भी टिकट कंफर्म नहीं थी। स्लीपर के लिए इन्होंने टिकट लिया था, लेकिन आपस में ये बातचीत करते हैं क्या दिक्कत आ रही है, और वैसे भी रात का समय है और आपस में बातचीत करते हुए कब सफर तक कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी टीटी तो आने वाला है नहीं जांच पड़ताल के लिए, चलो चलते हैं बिना टिकट का ही। ये भी इसमें भाग रहे होते हैं, पिंकी भी साथ में भाग रही होती है। पिंकी जैसे ही उस भीड़ का हिस्सा बनती है, जब वो पैरों में दबने लगती है, उसके ऊपर जब लोग चलने लगते हैं, तभी परिवार के किसी सदस्य की नज़र उस पर पड़ती है और कहते हैं कि पिंकी तो दब चुकी है। पिंकी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसको ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। जब उसे उस भीड़ के अंदर से, जो पब्लिक होती है उसके नीचे से, जब वो आदमी जो वहाँ पर दबे हुए थे उसमें से जब उसको निकाला जाता है, तो उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए थे। उसकी जो भाभी होती है, उसकी जो बेटी होती है, उसके जो भतीजे होते हैं, सब लोगों ने उसके हाथ पैर को मसलना शुरू कर दिया ताकि उसके हाथों में पैरों में गर्माहट आ सके, ताकि इसकी सांस लौट करके आ जाए। लेकिन ऐसे करते करते 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पिंकी के सांस में सांस नहीं आती है और पिंकी वहीं पर मर जाती है। पिंकी का मरना था, उसके बाद फिर लोगों का वहां पर रोना धोना शुरू हो जाता है। ऐसे एक और कहानी शुरू होती है। ये इंट्रा इंद्रिक्रिन फेज नंबर 2 खिलाड़ी दिल्ली के रहने वाली होते हैं। एक फौजी होते हैं, उसका नाम होता है उमेश गिरी। उनके 3 बेटे और एक बेटे के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे होते हैं। पति पत्नी, बेटी और बेटा ये आपस में बातचीत कर रहे थे कि पापा तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, एसी कोच का टिकट कर लिया है, हमें सिर्फ अपने सीट पर जाकर के बैठना है, अपनी सीट देखनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अपनी जब सीट मिल जाएगी तो हम लोग आराम से बैठ कर के निकल जाएंगे। अब ये यहाँ पर ये भी था क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि बिहार के मधुबनी की एक वीडियो थी जिसमें किसी ने एक लात मारी और एसी कोच का शीशा तोड़ दिया और उसके अंदर घुस जाता है। तो बेटी फिर अपने पापा से कहती है कि पापा, अगर हम सही वक्त पर अपने सीट पर ना पहुंचे तो हो सकता है कि हमारी सीट पर भी कोई बैठ जाएगा और फिर हम उसको उठा नहीं पाएंगे, भले ही वो चाहे एसी कोच हो या फिर स्लीपर हो या फिर कोई और जगह हो। ठीक है, उमेश गिरी यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं। उनकी पत्नी की जो साइज होती है वो थोड़ी शरीर में थोड़ा मोटी होती है और उनकी जो बेटी और बेटा होता है वो ठीक ठाक होते हैं। यहाँ से ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं। बच्चियों को तो ये बचा लेते हैं, बेटे को भी बचा लेते हैं उमेश गिरी, लेकिन पत्नी जो होती है वो जो भगदड़ थी, उस भगदड़ में लोगों के पैरों का हंसा वो बन जाती है। लोग लगातार उसके ऊपर चढ़ रहे थे। अब इसी बीच में उमेश गिरी जो होते हैं वो रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। कभी वो पुलिस वालों को आवाज़ देते हैं, कभी सीआरपीएफ वालों को आवाज़ देते हैं, कभी वो जो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान होते हैं उनको आवाज़ देते हैं, तो कभी कोई यहाँ पर हष्ट पुष्ट तगड़ा सा कोई व्यक्ति दिखाई देता था तो उसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी इसके अंदर दबी हुई है, मेरी पत्नी को आप लोग बाहर निकाल दो, देखो वो रही मेरी पत्नी। इस तरीके की वो बातें जब रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे,
तो उसने भी उस भगदड़ में जाकर के अपने पत्नी को निकालने की कोशिश की। जब उसे बाहर खींच करके एक पुलिस वाले की, यानी कि शायद फौजी बताया जाता है, उसकी मदद से जब शीलम को बाहर निकाला जाता है, शीलम ने भी वहां पर दम तोड़ दिया था, वो मर चुकी थी। 3 बेटियां और बेटा वहां पर बच जाते हैं, लेकिन उमेश गिरी जो फौजी होते हैं उसके हाथ पैर में जगह जगह चोटें आ जाती हैं। जब पत्रकारों ने उससे बातचीत करना शुरू किया तो उसने रो रो कर अपनी कहानी को कुछ इसी तरीके से बयान किया था। दरअसल कहानी फिर आगे चलती है और एक राजकुमार माझी होता है जो कि हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम कर रहा होता है, और वो रहता है बिहार प्रदेश के नवादा का एक पटवा सराय गांव होता है, उस गांव का वो रहने वाला होता है। वहां से फोन आता है कि तुम्हारे घर पर, ये चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना वाली बात हो या फिर तुम्हारा जो एक जॉब कार्ड जो वाली थीम जो आई थी, अगर तुम्हारा नाम भी उसमें शामिल हो जाएगा तो तुम्हें भी सरकार से लाभ मिल जाएगा। जैसे ही राजकुमार माझी ने ये बात सुनी, राजकुमार माझी अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस योजना का अगर लाभ लेना है तो चलते हैं। 15 फरवरी 2025 की रात वो भी उन्हीं ट्रेनों में जाना चाहता था। वो ट्रेन का जो रूट होता है ये प्रयागराज के तरफ से होके जाने वाला था, इसलिए वो भी अपने पत्नी, अपने बेटे जिसकी उम्र लगभग 7 साल की होती है, बेटी जिसकी उम्र लगभग 8 साल की होती है, उनके साथ वो उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। पत्नी जो बेटी होती है वो उस भगदड़ में उन पैरों के तले दबकर वहीं मर जाते हैं। लेकिन जो बेटा होता है उसके बारे में पता चलता है, किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को तो हमने सुरक्षित देखा, जिसका नाम होता है अविनाश होता है। अविनाश को तो लोगों ने ठीक ठाक सुरक्षित देखा था, लेकिन है कौन, कहाँ पर है वो? रात के 9:26 पे ये भगदड़ होती है और अगला दिन यानी कि 16 फरवरी 2025 के दोपहर का समय आ जाता है। वो अपने बेटों को ही वहां पर तलाश करता रहता है। मैंने हर जगह ढूंढने की कोशिश की कि वाकई में उसका बेटा मिला या फिर नहीं मिला, कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी अभी यहाँ पर नहीं मिल पाई है। लेकिन ना तो उसको किसी योजना का लाभ मिल पाया और जिंदगी भर अपनी बेटी, अपनी पत्नी को लेकर के उसका रो रो कर इसी तरीके से बुरा हाल होता रहेगा, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो वाकई में, ये कहावत है कि जाके पैर न फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो उसके साथ हुआ है उसका दर्द वही महसूस कर सकता है। ठीक ऐसे ही एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, नाम उसका गिरधारी होता है। बिहार की राजधानी पटना से वो दिल्ली की तरफ चलता है और दिल्ली से आगे जाना था उसको पानीपत, और पानीपत में वो अपने मामा के यहाँ जा रहा होता है, अपने मामी को लेकर के। मामी का नाम होता है ललिता, और ललिता को 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है, और उसका पति ये पानीपत में रहकर ही कोई कचरा बीनता है या फिर कूड़ा बीनता है, उसी में से वो अपना रोजगार तलाश कर रहा था। ललिता को लेकर के वो जा रहा होता है और वो भी इसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जो भगदड़ हो रही थी, इस भगदड़ का वो हिस्सा बन जाता है और ललिता यहीं पर दब जाती है। वो अपने मामी को देख रहा था, अपने मामी को बचाने की उसने कोशिश की, लेकिन वो बच्चा था 15 साल की जिसकी उम्र होती है, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से कदम उठाया और वो एक रेलिंग पर ऐसे कदम रखता है और उसके बाद जो ऊपर एक टिन शेड होता है उस टिन शेड को पकड़ लेता है। यानी कि वो भीड़ का हिस्सा जरूर था, लेकिन जब वो उसे पकड़ लेता है तो वह एक पत्रकार को अपने इंटरव्यू में वहाँ पर बता रहा था कि मैंने अपने आंखों से देखा कि एक एप्पल का मोबाइल वहाँ पर पड़ा हुआ था। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं उस मोबाइल को उठा लूँ। यदि मैंने उस मोबाइल को उठाया होता तो शायद वो भी उसी भगदड़ का हिस्सा हो जाता, वो इसी में मर जाता, मारा जाता। इसके बाद उसने अपने मामा को फ़ोन किया, संतोष को फ़ोन किया, और उसके बाद उसने कहा कि मामा हम ऐसे से आ रहे थे और मामी अब इस दुनिया में नहीं रही, मामी तो मर चुकी हैं। उस लड़के के पास में जब इसका इंटरव्यू चल रहा था तब उसके पास में एक लड़की बैठी हुई थी, वो बड़ी बेटी होती है और उसके जो छोटे भाई होते हैं वो एक कपड़े से ढके हुए थे। वो बताती है कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस लाश को, अपने माँ को लाश कर ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करें। जाए तो कैसे जाए घर। हालांकि सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि जहाँ जहाँ तक मृतक है उन मृतकों को उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। ठीक ऐसे ही छपरा बिहार के
एक सोनपुर जगह लगती है, वहां पर एक रहने वाली पूनम होती है। पूनम दरअसल दिल्ली आई हुई थी घूमने फिरने के लिए किसी काम से। तभी उसके पति का गुस्से में फोन आता है कि तुम कितना दिन मुंबई में रहोगी, दिल्ली में रहोगी, वापस अपने घर आओ, अब काफी दिन हो चुके हैं। अब पूनम पर लगातार दबाव पड़ रहा था, इसलिए पूनम सीधा अपने पति की बात मानती है और वो दिल्ली से सीधा बिहार के लिए रुक कर देती है, यानी कि छपरा के लिए रुक कर देती है। छपरा से उसको सोनपुर जाना था, लेकिन वो भी इसी भगदड़ का हिस्सा बन जाती है और वो उस भगदड़ में मारी जाती है। अब इस परिवार वालों को, जहां जिसके रिश्तेदारी में वो आई थी, अनुराग गुप्ता ये बताते हैं कि उसकी वो मामी लगती है। अब मामी के बारे में जब पता चल जाता है कि उसकी मामी इस तरीके से भगदड़ में मारी गई है, तो उसने उसको देखने की तमाम कोशिश की, उसके माँ ने देखने की तमाम कोशिश की, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ एम्बुलेंस वालों को इतनी जल्दी मचाई कि डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनका एक ही मकसद था कि किसी मीडिया वालों की इस लाशों पर नजर न पड़ सके, कि ये संख्या न गिनती कर सके कितनी है क्या है। और वो बस उनकी यही कोशिश थी कि जैसा रेलवे स्टेशन को तत्काल प्रभाव से साफ सुथरा कर दिया, जबकि बहुत सारे लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, बैग, उनका सामान इसी तरीके से बिखरा हुआ पड़ा था। महज आधे घंटे के अंदर जितनी देर में लाशें के ढेरों को उठाया गया था, जितनी देरी में 23 घायलों को उठा करके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था, उससे बहुत कम देर में वहां पर सबसे पहले साफ सफाई कर दी गई थी, ताकि कोई वीडियो, कोई फोटो ना बना ले। मरने वालों की संख्या यहाँ पर शाम तक हो जाती है 18 के आसपास और घायलों की संख्या हो जाती है 23 के आसपास। मरने वाले इसमें जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं, वो 9 होते हैं, और दिल्ली के होते हैं इसमें 8, और हरियाणा का होता है 1। अगर हम नाम लेने की बात करें तो इसमें आहा देवी होती है, जिसकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है। ये बिहार की रहने वाली होती है पिंकी देवी, जो कि 48 साल की जिनकी उम्र होती है, जो कि दिल्ली की रहने वाली होती है। शीला देवी जो 50 साल की जिनकी उम्र होती है, जिसकी उम्र 25 साल की होती है पूनम देवी, और साथ ही ललिता देवी जो 11 साल की होती है। कृष्णा देवी जो होती है वो 40 साल की होती है, और विजय शाह लगभग 15 साल के आसपास होते हैं, और नीरज एक होते हैं जिनकी उम्र लगभग 12 साल के होते हैं, और एक बिहार के रहने वाले होते हैं शांति देवी, जो उनकी उम्र होती है 40 साल के आसपास। संगीता मलिक जो कि लगभग 34 साल के आसपास होती है, वो हरियाणा की रहने वाली होती है। पूनम जो 34 साल की होती है, जो दिल्ली की रहने वाली होती है। ममता झा दिल्ली की रहने वाली होती है, 40 साल की होती है, और एक 7 साल की होती है दिल्ली की रहने वाली बेबी कुमारी, उनका नाम होता है, और एक 24 साल की होती है दिल्ली की रहने वाली मनोज, एक 47 साल के होते हैं और दिल्ली के रहने वाले होते हैं। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था की है, यानी कि मुआवजा की व्यवस्था, और 1-1 लाख रुपए जो मामूली रूप से घायल है। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन हर जगह वायरल होनी शुरू हो जाती है कि भगदड़ हुई है और ये लोग यहाँ पर महाकुंभ में नहाने के लिए जा रहे थे, तो इसलिए भगदड़ होने के बाद अब सरकार यहाँ पर अपनी सफाई देना शुरू कर देती है। विपक्ष सवाल उठाने शुरू कर देते हैं, मीडिया रिपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार जब 1500 से ज़्यादा सामान्य टिकट यहाँ पर बिक चुके थे, जनरल के टिकट बिक चुके थे, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की थी। बताया जाता है कि 7 बजे से ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की, यानी कि मुसाफिरों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ट्रेन से कहीं ज़्यादा लोगों के सर दिखाई दे रहे थे। जितनी लंबी ट्रेन होती है उससे ज़्यादा लोगों की भीड़, अब वो ट्रेन से भी ज़्यादा दूर तक उनकी संख्या देखी जा सकती थी। कौन सा भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। पुलिस जो काम करने वाले होते हैं या फिर वहाँ पर जो लोग काम करने वाले थे वो कह रहे थे कि हमने इतनी भीड़ अपनी ज़िंदगी में इस रेलवे स्टेशन पर आज तक नहीं देखी है। बहुत बार यहाँ पर आना जाना होता रहता है, लेकिन कभी इतनी ज़्यादा संख्या नहीं देखी जाती है। लोगों ने कहा कि आस्था का विषय है, महाकुंभ में लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक पत्रकार ने, जो महाकुंभ में पहुंच चुका था इस ट्रेन के बाद, ये ट्रेन जो महाकुंभ में पहुंचती है, जिस ट्रेन से जाने के पहले भगदड़ मचती है, तो उसमें से एक व्यक्ति के सामने जब माइक किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि सफ़र कैसा रहा, फिर वो कहता है कि 8 घंटे तक मैंने टॉयलेट नहीं किया है।
फिर उसे पूछा कि तूने टॉयलेट क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि मैं अगर अपनी सीट छोड़ देता तो मेरा हो सकता है कि दोबारा वो सीट मुझे दोबारा नहीं मिलती, इसलिए मैं अपने टॉयलेट को रोक के रहा और मैंने कोई टॉयलेट वगैरह यहाँ पर नहीं किया। ये तो उसकी स्थिति नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही स्थिति थी, चाहे वो एसी कोच हो, चाहे वो स्लीपर हो या फिर सामान्य बोगी हो। हर जगह आदमियों की ऐसी ही भीड़ थी। अब चाहे सीट हो चाहे ऊपर, जहाँ भी उनको मौका मिल रहा था, चाहे वो टॉयलेट के अंदर थे, लेट कर बैठ कर खड़े होकर जैसे ही जा रहे थे, जैसे ही चाहा वैसे ही सफ़र कर रहे थे। उनकी एक ही कोशिश थी कि बस किसी तरीके से प्रयागराज के उस महाकुंभ में वो जाएं और वहाँ डुबकी लगा करके आए, भले ही चाहे वो कुछ भी हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है और प्रशासन शासन को ये एहसास कराना है कि अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरे ईमानदारी से निभाए तो किसी भी आदमी की, आम आदमी की मौत न हो। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ना ही तो कोई घटना हुई थी, ना ही तो कोई ट्रेन हादसा हुआ था, ना तो कुछ भी हुआ था, और फिर भी यहाँ पर 18 लोगों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पूरा रेलवे अधिकारी ही यहाँ के जिम्मेदार है, जिन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, जिन्होंने इस अजीब तरीके से यहाँ पर रेलवे की जो सुविधा थी वो कराई थी। अगर आप लोग इतने मतलब कि सुविधा लोगों को प्राप्त नहीं करा सकते हो तो इतनी टिकट आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें जितनी भी जिम्मेदारी है वो सारी रेल कर्मचारियों की है। तो इस पर जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी होंगे उनको सज़ा होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।